नमस्कार साथियों, डिवाइन पैरामेडिकल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बहुत एक स्पेशली बात करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज अपन बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो अभी 1 अक्टूबर को जो आपका आरयूएचएस पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उससे रिलेटेड जो आपका पेपर था, उस पेपर के सॉल्यूशन की दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, अपन यहां पर जो है केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पोर्शन को आज यहां पर अपन देखने वाले हैं, किस तरह से कहां से क्वेश्चन आए हैं और उस पेपर के बारे में पूरी डिटेल में आज अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट के अंदर अपन स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों उसकी बात कर रहे हैं अपन। आपका देखो यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसी के बारे में अपन स्पेशली बात करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर जो आपका ये क्वेश्चन है, इनर टेयर इफेक्ट इज शोन बाय, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एकदम जो है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये जो है आपका एकदम क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इनर पेयर इफेक्ट इज शोन बाय, कि आपका जो इनर पेयर इफेक्ट जो होता है वो कौन से एलिमेंट या कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आपको पता है एस ब्लॉक के अंदर आपकी अल्कलाई मेटल्स और अल्कलाई अर्थ मेटल्स आती हैं। पी ब्लॉक के अंदर अपन बात करते हैं तो पी ब्लॉक के अंदर आपका 13वें ग्रुप से लेकर कहां तक जाता है, 18वें ग्रुप तक जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं दोस्तों डी ब्लॉक, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, और ए ब्लॉक को क्या बोलते हैं आप, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। आपका जो है इनर पेयर इफेक्ट जो है मेनली कौन से एलिमेंट्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पी ब्लॉक के रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा लेस देन 2, इनर पेयर इफेक्ट का मतलब ही क्या है कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो उससे 2 कम भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये आपका, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वहां से, कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनर पेयर इफेक्ट को क्या करते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, तो वो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी मेटलर्जी से है दोस्तों। कहां से है दोस्तों, मेटलर्जी से है ये क्वेश्चन आपका। दोस्तों देखिए, यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं कि आपका कौन सा मेथड है जिसके द्वारा आप मेटल्स को क्या नहीं करते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास में स्मेल्टिंग, दूसरा ऑप्शन आपके पास में फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन है ग्रेविटी सेपरेशन और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। दोस्तों आपको पता है कि ये जो आपके तीनों जो आपके पास में ऑप्शन है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, तीनों ही आपके वो मेथड्स हैं जिनके द्वारा जो भी आपके ओर्स होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है, और को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो इसीलिए ये तीनों तो जो है आपके क्या है, कॉन्सेंट्रेशन करने के प्रोसेस है। तो राइट आंसर जो है आपका क्या रहेगा, आपका ए आंसर रहेगा आपका स्मेल्टिंग। दोस्तों आपको पता है कि स्मेल्टिंग को आप किस नाम से जानते हैं, प्रगलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रगलन। और आपको पता है कि स्मेल्टिंग जो किया जाता है, जो अभी आपके रोस्टेड ओट्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है। आपकी जो भी रोस्टेड जो ओट्स हैं उनका क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। किसके प्रेजेंस में, कॉक। किसकी प्रेजेंस में, कॉक की प्रेजेंस के अंदर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या रहेगा, स्मेल्टिंग। क्योंकि स्मेल्टिंग के द्वारा जो है आप जो भी आपके ओट्स हैं उसको आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, बल्कि जो भी आपके रोस्टेड ओट्स होते हैं उनको आप रिड्यूस करने के लिए इस मेथड को क्या लेते हैं, आप काम में लेते हैं।
आपको पता ही है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके द्वारा जो सल्फाइड ओड्स हैं उनका कंसंट्रेशन किया जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड आपको पता ही है, ग्रेविटेशन पर बेस्ड होता है, ये आपका ग्रेविटी पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको पता ही है कि कुछ जो होते हैं इसके अंदर कुछ पार्ट जो होते हैं मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ जो है अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए उसी पर ये बेस्ड होता है। इसीलिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या चला जाएगा, स्मेल्टिंग। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 55। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको सबको पता ही है कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, आप EN के नाम से जानते हैं। और EN जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, एक प्रकार की क्या होती है, सामर्थ्य होती है। और EN जो आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपन बात कर रहे थे कि आपका A और B दो एटम्स हैं, आपके दो एलिमेंट्स हैं, तो A और B के अंदर यहां पर जो ये आपका बॉन्डिंग जो हुआ है और यहां पर जो बॉन्डिंग हुआ है, तो आपको पता ही है कि ये जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। आपको पता है A और B जो भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आप नाम से आप जानते हैं। और आपको पता है कि ये एक प्रकार की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी क्या होती है, यूनिट होती है, आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आगे चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वहां से है ये आपका क्वेश्चन, तो इसके बारे में देखो अपन बात करने जा रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ PF5 मॉलिक्यूल इज, कि जो आपका P5 मॉलिक्यूल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो है ये भी आपका संकरण से है। आपको पता है PF5 फास्फोरस के अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन जो है आप इसको आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट भी आप इससे जितने भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं आपको बताया गया है कि भाई जो है आप जो हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हैं तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड है उनको आप क्या कर लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, उससे आपको इसका पता लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो दोस्तों आपको पता है क्या है, sp3d। क्या है, sp3d। तो इसीलिए दोस्तों sp3d है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर वो क्या चला जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और आपको पता है कि ये इसकी ओरिजिनल ज्योमेट्री होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल संकरण कौन सा है दोस्तों, इसके अंदर आपका जो है sp3d संकरण है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कहां से है, हाइब्रिडाइजेशन से है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर जो है स्पेशली जो ये बात करना जा रहा है वो ये भी आपका एक तरह का संकरण से ही क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन से ही। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड आर। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, आपकी CO2 है। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको। तो आपको पता है कि यहां पर जो संकरण है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। वैलेंस कितना रिप्रेजेंट करता है, +4 रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर इसका जो स्प्रेड जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या हो जाएगा, आपका sp हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, sp। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड आर, कितना आपका क्या आंसर चला जाएगा, sp हाइब्रिडाइज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 65।
कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 65। ये भी जो है आपका बात कर रहे हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए, मेटल आयन M+3 लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी। दोस्तों कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट का क्वेश्चन, कई स्टूडेंट का गलत भी हुआ है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आपको दे रखा है आयन, दे रखा आपको क्या है M3+, क्या है M3+ की बात कर रहा है वो, और क्या कह रहा है कि इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है? यहां से 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन यहां से और लॉस करेंगे, आपका ये क्या बन जाएगा? M+6 या 6+ बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? +6 बन जाएगा आपका यहां पर। तो आपको पता है कि जितना भी चार्ज होता है वो ही उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आयंस के केस में वही क्या होती है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए दोस्तों इसकी अगर अपन बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या चला जाएगा? +6। क्या चला जाएगा दोस्तों? +6 जो है इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी आपका। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या है? द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर, द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर, द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर टू आइस इज ड्यू टू, कि आइस की तुलना में आपका जो वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कारण, दूसरा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन के कारण, तीसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। साथियों ये जो है आपका क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आपका जो है वाटर जो है, उस वाटर की जो डेंसिटी है वो आइस की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो देखिए दोस्तों इसका जो मेन करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। आपको पता ही है कि वाटर जो है वो कौन सी अवस्था के अंदर है? मेनली लिक्विड फेज के अंदर है, और लिक्विड फेज के अंदर है तो ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी बना हुआ है, क्योंकि वहां पर लिक्विड फेज का कारण भी क्या है? आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या है? इसकी नेचर कैसी है? फिजिकल स्टेट कैसी है? आपकी लिक्विड फेज होती है। आपको पता है कि अगर अपन बात करें आइस के अंदर बात करते हैं तो आइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? केज लाइक होती है, और केज लाइक जब होती है तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी जो है वो क्या होती है? कम होती है। डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ये क्वेश्चन आपका ऐसा भी था कि भाई जो है आइस जो होती है वो वाटर के सरफेस पे क्या होती है? फ्लोट होती रहती है। उसका कारण भी यही है, आपको पता है कि जो आइस है केज लाइक स्ट्रक्चर में होती है, और उसके अंदर जो वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है, और वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। इसीलिए जो आइस जो होती है वो आपकी जो वाटर की सरफेस पर क्या होती रहती है? फ्लोट करती रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। तो देखो दोस्तों अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कौन सा है? 68 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं आप? 68। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 68 वाला। तो दोस्तों देखो 68 के अंदर जो अपन बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा आपका अलग क्वेश्चन है ये। द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन, द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन एल्कली मेटल्स क्लोराइड फॉलोज द ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करेगा? दोस्तों देखो ये जो आपकी फॉर्मेशन एंथैल्पी पे डिपेंडेंट होता है, जिसको आप डेल्टा HF के नाम से भी आप जानते हैं। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो KCl जो होता है उसकी जो है फॉर्मेशन एंथैल्पी जो होती है वो होती है -428 किलो जूल। अगर अपन बात करें सीजियम क्लोराइड की, अगर अपन बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी जो होती है वो होती है -424 किलो जूल। अगर अपन बात करें NaCl की, अगर दोस्तों बात करते हैं तो NaCl की फॉर्मेशन एंथैल्पी जो होती है -400 किलो जूल होती है। और अगर दोस्तों अपन LiCl की बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है -398 किलो जूल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है यहां पर आपको देना होगा, वो फॉर्मेशन एंथैल्पी के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो किसकी है? 428 किलोजूल किसकी है? KCl की।
तो यहां पर अपन बात करें, आपके पास में और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पास में बी ऑप्शन है जिसमें आपका KCl है जिसकी -428 किलो जूल होती है, सीजियम क्लोराइड है -424 किलो जूल होती है, और NaCl जो है उसकी कितनी होती है -400 किलो जूल, और LiCl जो होती है उसकी होती है 398 किलो जूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करने जा रहे हैं 68 के बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये भी आपका। तो देखिए यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जो आप मेनली अगर अपन बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्या होता है भाई CaOCl2, और इसका जो यूज होता है वो कहां किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। कहां यूज किया जाता है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो भी आपका क्लॉथिंग जो है आपके, तो उसका जो डर्टी पार्ट जो होता है उसको रिमूव करने के लिए मेनली क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो क्लॉथिंग के अंदर जो क्लॉथ्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर जो डर्टी पार्ट जो होता है उसको रिमूव करने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ऑप्शन देखो थोड़ा सा आपको अलग से दिखाया हुआ है, CaClO2 का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस, CaOCl और फिर Cl, तो आपको दोस्तों दिख रहा है यहां पर CaOCl2। तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या चला जाएगा, C। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये भी आपका जो है किस पर बेस्ड है, रिएक्शन बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, ऑन डिसॉल्विंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल, जो आपकी सोडियम मेटल जो है इसको आप जो है लिक्विड अमोनिया के अंदर ऐड कर रहे हैं एट लो टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। इनके अंदर जैसे ही आप लिक्विड अमोनिया के अंदर आप सोडियम डालते हैं, ये डालने के बाद में निम्न में से कौन सा जो है यहां पर प्रोसेस उसके अंदर नहीं होगी। दोस्तों देखो पहला अगर अपन बात करें, पहला ऑप्शन Na+ आयंस आर फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर उनका डिसोसिएशन होगा तो इससे क्या बनेगा, सोडियम आयंस बनेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में ब्लू कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म, क्योंकि रिएक्शन होने की वजह से आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तीसरा है लिक्विड अमोनिया बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहां पर आयंस बनेंगे, आयंस का डिसोसिएशन होगा, मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा, उससे क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे, और आयंस बनने के कारण वो क्या होगा, गुड कंडक्टर भी होगा। और आपके पास में डी ऑप्शन जो है लिक्विड अमोनिया रिमेन डायामैग्नेटिक, ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि यहां पर डायामैग्नेटिक ना रहकर क्या रहेगा आपका, पैरामैग्नेटिक रहेगा। इसलिए दोस्तों तीन स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है, सही है, और चौथा जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, रॉन्ग है। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 72 जो है वो क्या रहने वाला है, बोनस रहने वाला है। क्या रहने वाला है, बोनस रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बताने हैं आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने। ये क्वेश्चन जो है आपका एमओटी का क्वेश्चन है, एमओटी से आप इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखो आपके पास में F2, और F2 के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं भाई, 18 इलेक्ट्रॉन है, और N2 के बारे में बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, और यहां पर अपन बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और यहां पर 16, और कितने हो गए 18, कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। दोस्तों यहां पर क्या है कि आपका ए बी सही है। पहली बात तो यह है कि ये किसके अंदर बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज के अंदर बात कर रहा है। किसके अंदर बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज। ये आपकी मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर है, ये आपका जो है ऑप्शन ये मॉलिक्यूलर नहीं है। इसका जो है यहां पर जो है इसका या तो ये मिस्टेक हुआ, प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक हुआ, या टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हुआ है। अगर अपन ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जो है
अपन ने टेस्ट के अंदर भी अपन ने देखा था, टेस्ट पेपर के अंदर ये सेम जो है आपका एज इट इज क्वेश्चन था दोस्तों। इसके अंदर जो था आपका क्या आना चाहिए था, O2 माइनस 1 आना चाहिए था। क्या था, O2 माइनस 1। और O2 माइनस 1 के अंदर दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप MOT में आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आपका देखो ये 1s के अंदर हो जाएगा, ये आपका किसके अंदर हो जाएगा, 2s के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद में जो है आप किस में बात करते हैं, आप 2p के अंदर बात करते हैं। आप किसके अंदर बात करते हैं, 2p के अंदर बात करते हैं। और ये जो है आपके ऊपर वाले हो जाएंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर आ जाएंगे। कितने हो गए, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14 और 14 के बाद में 15, 16 और कितना चला जाएगा आपका 17। तो यहां पर जो है आपका O2 माइनस 1 जो है उसके पास में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने एजुटेज क्वेश्चन आपने टेस्ट के अंदर भी देखा था, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, आपका बोनस रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ये आपका बोनस रहने वाला है। बाकी F2, N2 और O2 माइनस 2 सभी के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो सेशन है, रेजोनेंस से और जो अपन बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां से ये आपका क्वेश्चन है। द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमोंग द फॉलोइंग इज। अब देखो आप ध्यान रखना कि रेडिकल की जो आप स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है, एक तो आपके रेजोनेंस पे और एक आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पे। किस पे डिपेंडेंट होती है, रेजोनेंस पहला और दूसरा क्या है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दोस्तों यहां पर आपके पास में C6H5CH2CH2 ये आपका फ्री रेडिकल है, CH3CH ये आपका फ्री रेडिकल है, CH3CH2 ये आपका फ्री रेडिकल है, CH3CH ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल है। दोस्तों जिसके अंदर जितना ज्यादा रेजोनेंस और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतने ही उसके अंदर वो रेडिकल उतना ही क्या रहेगा, आपका स्टेबल रहेगा। दोस्तों पहला ऑप्शन देखो अपन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन की अगर अपन बात करें, आपका क्या है, बेंजीन रिंग है आपके पास, और बेंजीन रिंग के साथ में आपके पास में क्या है, CH2 फ्री रेडिकल। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है CH3 ये आपका फ्री रेडिकल है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में क्या है, CH2 ये क्या है आपका फ्री रेडिकल। और चौथा ऑप्शन आपके पास में वो यहां पर भी क्या है आपके पास में बेंजीन है। क्या है आपका यहां पर, बेंजीन है, CH फ्री रेडिकल CH3। अब देखो दोस्तों यहां पर अगर अपन बात करें, इसके अंदर इस रेडिकल में अगर अपन बात करते हैं, आपको पता है ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो जाएगा यहां पर, परंतु यहां पर क्या नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। यहां पर अगर अपन मैं बात करूं, यहां पर देखो अल्फा ये है, अल्फा ये कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर टोटल, ये आपका अल्फा, ये अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है टोटल आपके पास में कितने हो गए, 6 हो गए आपके पास में, कितने हो गए, 6। परंतु यहां पर कोई रेजोनेंस की बात नहीं है। यहां अगर अपन बात करें तो आपका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, यहां पर 3 है। यहां पर इसकी बात करते हैं अपन, इस रेडिकल की बात करते हैं। इस रेडिकल की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन जो है आपके पास में कितने हैं, 3 है। और साथ में जो है आपका यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस भी होगा। क्या होगा, रेजोनेंस। तो देखो इसके अंदर, इस ऑप्शन के अंदर दोनों, इस रेडिकल के अंदर दोनों चीज हो रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और आपका रेजोनेंस भी है। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, C6H5CH3 ये रेडिकल जो है सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 जो है
वो भी जो है आपका आई इफेक्ट से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन है, यह भी आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये तो देखो आपकी सीरीज से भी दोस्तों अपन बात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं माइनस इफेक्ट की, तो देखो मैं बीच में से ले रहा हूं आपका FCl Br आई के बाद में दोस्तों आपका क्या आ जाता है, आपका OR क्या आ जाता है, OR के बाद में आपका क्या आता है OH, और OH के बाद में अगर दोस्तों मैं बात करूं आपका NR2 के बाद में क्या आता है आपका NHR, और उसके बाद में अपन बात करें तो किसकी बात करेंगे, आप NH2 की बात करेंगे। दोस्तों कौन सा ऑर्डर है ये, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो दोस्तों यहां पर अब आपको देखना होगा कि किसका माइनस इफेक्ट का जो ऑर्डर है। आप दोस्तों यहां पर अगर अपन बात करें F का क्या है आपके पास में, एक तो F है, F के बाद में आपके पास में क्या है OR है, OR के बाद में दोस्तों आपके पास में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपके पास में क्या है NR2 है। क्या है दोस्तों आपके पास में NR2। तो अब जो है दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको देखो चेक करना है। F की क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम किसकी होनी चाहिए OR की, और NR2 की, तीनों में सबसे कम किसकी होनी चाहिए NR2। तो NR2 का आई इफेक्ट सबसे कम होगा। इधर भी आपको NR2 दिख रहा है, इधर भी NR2 दिख रहा है, ठीक है। चलो NR2 के बाद में जो है, NR2 के बाद में कौन आएगा भाई, NR2 से ज्यादा किसका होगा OR का। तो आपको OR, ये आपको OR दिखाई दे रहा है साहब, OR हो जाएगा। उसके बाद में किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो इसीलिए दोस्तों इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। सबसे इन तीनों के अंदर सबसे कम माइनस आई किसका होगा, NR2 का होगा। आपका कह सकते हैं आप 2 डिग्री एमीन जो है उसका रहेगा, उसके बाद में OR, और सबसे ज्यादा किसका रहेगा, फ्लोरीन का रहेगा। तो ये आपका यहां से क्वेश्चन है। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका, ये आपका रिएक्शन से ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए यहां पर क्या है, 2 हेक्साइन गिव ट्रांस 2 हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विथ, किसके साथ में आप ट्रीटमेंट करेंगे जिसकी वजह से आपका जो 2 हेक्साइन है, 2 हेक्साइन जो है आपका ट्रांस 2 हेक्सीन के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों इस रिएक्शन को आप ब्रिज रिडक्शन के नाम से भी आप जानते हैं, ब्रिज रिडक्शन क्या कहते हैं आप इसको, ब्रिज रिडक्शन। आपके पास में क्या है 2 हेक्साइन है आपके पास में, तो आप देख लीजिए CH3 ये क्या हो गया आपके पास में 2 हेक्साइन हो गया। और 2 हेक्साइन को जब आप लिथियम और अमोनिया के साथ आप ट्रीट करवाते हैं तो आपके पास में क्या प्रोडक्ट आता है, ट्रांस 2 हेक्सीन। क्या आता है दोस्तों, ट्रांस 2 हेक्सीन। तो आप देख लीजिए दोस्तों यहां पर जो है क्या बनता है आपका, ठीक है दोस्तों। अगर अपन बात करें यहां पर तो आपको ये डायरेक्ट आपकी रिएक्शन थी, ब्रिज रिडक्शन के नाम से आप इसको जानते हैं। तो आप क्या यूज करते हैं यहां पर, लिथियम, और साथ में आप क्या यूज करते हैं, अमोनिया जो है आप साथ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप क्या यूज करते हैं, आप यहां पर अमोनिया जो है आप क्या करते हैं, यहां पर आप यूज करते हैं। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 76 जो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है और एकदम इजी सा क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों आपको पता है CO2 है, आपका N2 नहीं है, CH4 होती है, और क्या होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो ये तो आपका सीधा क्वेश्चन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, कौन सी नहीं है आपकी, N2 गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका,
क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। किसकी बात कर रहे हैं आप? प्रोटेक्टिव कोलाइड। और प्रोटेक्टिव कोलाइड की अगर अपन बात करते हैं तो आपको बदले बने बताया भी था, क्वेश्चन भी दिया था, ये गोल्ड नंबर किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? ये आपका गोल्ड नंबर और सरफेस केमिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन है। वहां पर अपने टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को अपन ने देखा था। तो गोल्ड नंबर के अंदर अपन बात करते थे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की, जो अपन बात कर रहे थे वो मेनली स्टार्च और जिलेटिन की अपन बात कर रहे थे। तो दोस्तों इसका आपका जो है प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह कौन एक्ट करता है? आपका जिलेटिन। कौन एक्ट करता है? आपका जिलेटिन। तो ये आपका एक सीधा सा क्वेश्चन है आपका। यहां पर आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका जो है कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो अपन ने प्रॉपर्टीज में देखा था। द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड। अपन ने बात की थी कि जो कैटलिस्ट जो होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। और एक स्पेसिफिक जो होता है प्रोडक्ट बनवाने का क्या करता है? काम करता है। तो इसलिए दोस्तों अपन बात करें तो आपका जो कैटलिस्ट जो होता है उसके अंदर एक सिलेक्टिविटी भी क्या होती है? नेचर होती है। एक उसके अंदर ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों इसका सीधा सा आपके पास में आंसर है जो अपन ने प्रॉपर्टी में देखा था। क्या आंसर रहेगा इसका? सिलेक्टिविटी। क्या होती है? सिलेक्टिविटी इसका आंसर रहेगा दोस्तों। आगे देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 89 क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। रिपीटेड यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। कौन सा फर्टिलाइजर है जिसको अपन बार बार अगर आप यूज कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं बार बार, तो उससे सॉइल की जो एसिडिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये भी दोस्तों आपका सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। जो अमोनियम सल्फेट जो होता है, क्या होता है? अमोनियम सल्फेट का जब एक्वस सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पर क्या होते हैं? आपके NH4+ आयंस होते हैं और ये कैसी नेचर रिप्रेजेंट करते हैं? एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बार बार आप जितना इसको यूज करेंगे, आप अमोनियम सल्फेट को जितना आप यूज करेंगे तो बार बार यूज करने से क्या होगा कि सॉइल की जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी आपका दोस्तों एक सिंपल सा और सीधा सा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके 90 की बात कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 90 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? द एबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक। ये आपका कहां से है? डी ब्लॉक से आपका ये क्वेश्चन है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। द एबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू। ये आपका स्टेटमेंट से बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसा कैसा अपन ने कॉपी के अंदर, नोट्स कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन की अपन ने स्पेशली बात की थी। आपको बता दिया गया था स्मॉल साइज होती है, इसलिए चार्ज जो होता है वो क्या होता है? चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। वैकेंट लो एनर्जी टू सेप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास जो है वैकेंट क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए लोन पेयर्स वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं, उनको एक्सेप्ट करने की क्या रखता है? ये पावर रखता है। इसलिए दोस्तों इसके अंदर दोनों ही आपके ऑप्शन जो है वो क्या है? आपके सही है। ये क्वेश्चन आपका डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये भी आपका जो है बात करूं मैं पी ब्लॉक से आपका ये क्वेश्चन है और ऐसा का ऐसा अपन ने कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को अभी अपन ने करवा रखा था। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कैन बी। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो अपन ने बात की थी, इंटर हैलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड जिसके अंदर दोनों ही जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। तो उसी को आप किस नाम से जानते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के नाम से अपन जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के नाम से बात करें तो ये अगर दोनों कैटेगरी की बात करें तो ये आपका कौन सा है दोस्तों? XX-5 कैटेगरी है। और दोस्तों ये कौन सी है आपकी? XX3- है। क्या है आपका? XX3- है ये आपका। दोस्तों अपन ने बात की थी कि ये वाला जो X होता है उसकी साइज क्या होती है? वो लार्ज हैलोजन होता है। क्या होता है? वो लार्ज हैलोजन होता है। और इधर वाला जो है वो क्या होता है? स्मॉल हैलोजन होता है। ठीक है, तो ये आपका BRF5 भी सही है।
BrCl5 भी सही है, IsCl3 भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या रहेगा आपका, ऑल आर द करेक्ट। आपके पास तीनों ऑप्शन ही क्या है, सही है। ये भी आपका एकदम सीधा सा क्वेश्चन था आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर मैं बात करूं, ये भी आपका डायरेक्टली जो है MTR क्वेश्चन था, जिसको आप डायरेक्टली भी अपने बात कर रखी थी, पहले भी बात की थी। यहां पर देखो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Fe है, Cr है, CO है और क्या है, ऑस्मियम। दोस्तों पहले यहां पर चेंज कर दिया, पहले भी कई क्वेश्चन की अपन ने बात की है तो Mn डाला हुआ था। क्या डाला हुआ था, ये टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन डाला था। Mn जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, +7 रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, +7। तो आपको जो है अब कौन सा दे दिया, +8। ऑस्मियम जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर Mn को हटाकर इसको चेंज कर किया हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों ऑस्मियम जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है, 93 क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों यहां पर 93 क्वेश्चन जो है ये भी आपको डायरेक्ट सीधा ही करवाया हुआ था। इन SN1 रिएक्शन द इंटरमीडिएट फॉर्म, अपन बात कर रहे थे कि SN1 रिएक्शन जो होती हैं उसके अंदर क्या बनता है। आपने देखा था कि SN1 रिएक्शन के अंदर अपन बात कर रहे थे RX, जैसे आपने ब्रेक किया था आपके पास में क्या बना था, R+ और X क्या बना था, माइनस। तो अपन ने बात की थी कि इसके अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है दोस्तों, कार्बोकेटाइन बनता है। और SN2 के अंदर अपन ने बात की थी क्या बनती है, ट्रांजिशनल स्टेट बनती है। क्या बनती है, ट्रांजिशनल स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या चला जाएगा, कार्बोकेटाइन चला जाएगा। ये भी दोस्तों आपका एकदम सीधा क्वेश्चन है, जिसके अंदर कुछ आपको स्पेशल नहीं करना पड़ा। अगर आपको पता होगा तो आपने डायरेक्ट कर दिया होगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका इजी था। जब अपन ने ईथर की बात की थी तो ईथर के अंदर जो है जब आप GMP की बात कर रहे थे तो GMP के अंदर ये पहली आपकी कौन सी, पहली रिएक्शन थी आपकी, फर्स्ट रिएक्शन की अपन ने GMP में इसी की बात की थी। एथिल क्लोराइड इज कन्वर्टेड, एथिल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाईएथिल ईथर। दोस्तों पहली रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं आप। क्या कहते हैं आप इसको, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। एथिल क्लोराइड की अगर अपन बात करें तो C2H5Cl, इसकी जो दोस्तों अपन ने रिएक्शन जो करवाई थी वो सोडियम एथोक्साइड के साथ, किसके साथ में, सोडियम एथोक्साइड के साथ में अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई थी। किसके साथ में, सोडियम एथोक्साइड। और दोस्तों अपन ने क्या किया था, यहां से आपका जो है NaCl क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और आपका डाईएथिल ईथर आपका यहां पर बन जाता है। क्या बन जाता है, डाईएथिल ईथर। तो दोस्तों विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो थी अपनी ईथर की फर्स्ट GMP थी, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या चला जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की जो अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इसके लिए भी दोस्तों बहुत बार बार आपको बताया गया था, राइमर टीमान रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी राइमर टीमान रिएक्शन है। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों अपन ने देखा था कि ये आपकी फिनॉल के अंदर जो रिएक्शन थी अपन ने दोनों बात की थी, और ये रिएक्शन जो है आपकी ट्राई हैलाइड्स के अंदर भी अपन ने बात की थी। दोस्तों आपके पास में जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस आपके पास में क्या है, NaOH। दोस्तों अपन ने बात की थी पहले इन दोनों की रिएक्शन अपन ने करवाई थी, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा था अपन ने दोस्तों इस तरह से आपको अपन ने रिप्रेजेंट किया था। ये आपका क्लोरोफॉर्म था। NaOH के आपने कितने मोल यूज किए थे, यहाँ पर 3 मोल आपने किसके यूज किए थे, आपने NaOH के। तो यहाँ से आपका क्या बाहर निकल गया था, 3 NaCl बाहर निकल गया था। और फिर उसके बाद में आपके पास में दूसरा जो अपन बात कर रहे हैं, आपके पास में ये बना था, कौन सी कंडीशन आ गई थी आपके पास, अनस्टेबल। और भी अनस्टेबल कंडीशन आने पर क्या बाहर निकल गया यहाँ से, वाटर। और आपके पास में HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड।
इसकी रिएक्शन जो है आपने किसके साथ करवाई, फिनॉल के साथ, और फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाने पे आपका H प्लस में माइनस में और यहाँ पर आपने तोड़ा था तो आपके पास में जो है क्या बन गया था, सैलिसिएल्डिहाइड। क्या आ गया था दोस्तों आपके पास में, सैलिसिएल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, कौन सी रिएक्शन है ये आपकी, राइमर टीमान रिएक्शन है दोस्तों। कौन सी रिएक्शन है, राइमर टीमान रिएक्शन है। तो ये भी अपन ने बात की थी और दोस्तों बताया था कि यहां पर अगर क्लोरोफॉर्म की जगह अपन CCl4 लेते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको कॉपी के अंदर अपन ने करवाया था, इसके बारे में भी अपन ने बहुत बार बात की थी और पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, परंतु पिछली बार, इस बार तो क्या है आपके पास में, बेंजोइक एसिड। क्या आया है, बेंजोइक एसिड। पिछली बार था नाइट्रोबेंजीन। पिछली बार क्या था दोस्तों, यहां पर आपके पास में क्या था, नाइट्रोबेंजीन था दोस्तों, आपके पास क्या था, नाइट्रोबेंजीन था। परंतु इस बार जो है आपके पास में क्या है, बेंजोइक एसिड है दोस्तों। क्या है, बेंजोइक एसिड। बस बाकी यही है कि पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, कॉपी में भी आपको करवाया, टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन अपन ने देखा था। नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, नाइट्रेशन की अपन बात करते हैं तो आपको दोस्तों बताया गया था यहां पर कंसंट्रेट आपका HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 जो है नाइट्रेशन के लिए आप यूज करते हैं, जिसे आप नाइट्रेशन मिक्सचर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और जो है आपका नाइट्रो ग्रुप जो है NO2, दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से कहां खींचते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन को कहां खींचते हैं, जो आपकी बेंजीन रिंग होती है उससे किधर खींचते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर अपन बात करें इस केस में जो आपकी मेटा पोजीशन होती है, तो मेटा पोजीशन पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों इस केस के अंदर भी आपका जो नाइट्रोबेंजीन में भी जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मेटा वाला बनता है। और इधर भी बात करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मेटा। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या बनेगा दोस्तों, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या चला जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि NO2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इसीलिए यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, मेटा। मेटा क्यों बनता है दोस्तों, ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। जबकि अपने फिनॉल में बात की थी, फिनॉल जो होता है उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो और पैरा वाले बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्थो और पैरा। फिनॉल के अंदर जो OH होता है वो क्या होता है, आपको बता भी दिया था वहां पर, ये क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि वहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये भी अपन ने देख लिया था, ये भी आपका सीधा आपकी कॉपी से ही ये क्वेश्चन है आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये भी आपको अपन ने टेस्ट के अंदर भी देखा था, और दूसरी बात जो दोस्तों इसकी बात करें कॉपी के अंदर भी आपको इसको बार बार अपन ने रिवीजन की बात की थी। यहां पर दोस्तों साइक्लोहेक्सेनॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। किसमें बात कर रहे हैं आप, साइक्लोहेक्सेन में बात कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर दो रिएक्शन की अपन ने बात की थी, एक तो थी आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरी थी आपकी वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर आपने जो कैटलिस्ट यूज किया था वो आपने यूज किया था जिंक अम्लगम। क्या यूज किया था, जिंक अम्लगम। और वुल्फ किश्नर के अंदर आपने यूज किया था हाइड्रोजीन। क्या यूज किया था आपने, हाइड्रोजीन। और दोस्तों इसको आपने ऐसे भी लिखा था N2H4। और अपने बात की थी कौन से मीडियम में होती है, ये बेसिक मीडियम में, और ये कौन से मीडियम में होती है, आपकी एसिडिक मीडियम के अंदर होती है। दोस्तों ध्यान कर लेना, दोनों अपन ने इसको इस तरह से देखा था कि आपका जो है ये क्या है, आपका ये जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप का आपने रिडक्शन करवाने के लिए
आपने कितने H आपने यूज किए थे, यहाँ पर 4H आपने यूज किए थे। यहाँ पर आपने जिंक अमलगम आपने यूज किया था। क्या यूज किया था आपने, यहाँ पर जिंक अमलगम यूज किया था। यहां से आपका अपन ने बात की थी कि 4 जो आपने हाइड्रोजन यूज किए थे, एक तो क्या बाहर निकल गया था यहां से वाटर, और 2 हाइड्रोजन ने इसने क्या कर दिया था, सैचुरेशन। तो दोस्तों देखो थोड़ा सा आपको वही वाली रिएक्शन है जहां पर जिसकी साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, ये है आपके पास में। यहां पर आप दोनों कैटलिस्ट अगर आप यूज करते हैं ZnHg और HCl, दूसरा आपका क्या यूज कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन NH2 और क्या यूज कर रहे हैं आप इसके साथ में KOH। दोस्तों ये जब आप यूज करते हैं तो यहां पर जो है ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कितने H लोगे आप, 4H जब आप लेंगे तो ये आपके 2H निकल जाएंगे, 2 इसका क्या कर जाएंगे, सैचुरेशन कर जाएंगे। आपके पास में दोस्तों क्या आपके पास प्रोडक्ट आने वाला है, साइक्लोहेक्सेन। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, आपका डी आंसर आपका करेक्ट चला जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो आपके पास में कैटलिस्ट है, एक आपका क्लीमेंसन रिडक्शन वाला है, दूसरा वुल्फ किचनर रिडक्शन वाला है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अपन बात कर रहे हैं आपका 98 क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। इसको तो आपने दो जगह देखा था आपने, जो आपके फिनॉल की, और इसको भी मैंने बहुत बार बार रिपीटिशन दिया था, इसको भी बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम, कि बेकेलाइट जो होता है वो कैसे बनता है। दोस्तों इसके बारे में अपने बहुत बात की थी, आपने जब फिनॉल की कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी वहां पर भी अपन ने बात की थी इसकी, और इसके अलावा आपका जो पॉलीमर वाला चैप्टर था वहां पर भी अपन ने बात की थी कि आपका जो बेकेलाइट जो होता है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। और बेकेलाइट में अपन ने बोला था कि एक प्रकार का क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। कैसा होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार अपन ने इसके बारे में अपन ने क्लास के अंदर भी आपका डिस्कशन अपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। ये अपन ने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर देखा था, और वहां पर आपको कॉपी के अंदर भी इस क्वेश्चन को आपने नोट किया होगा, और वहां पर इस क्वेश्चन को अपन ने क्या किया था, वहां पर आपको नोट भी करवाया था। दोस्तों देखो, द सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड इज, दोस्तों ये लिखवाया गया था आपको नोट्स कॉपी के अंदर कि ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड होता है। क्यों दोस्तों, अपन ने देखा था कि जब एक एमाइनो एसिड की जब अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, आपका देखो NH2COH, और इसके अंदर जो R ग्रुप होता है, R की जगह भी यहाँ पर क्या होता है, H होता है। एल्किल ग्रुप की जगह भी क्या होता है, यहाँ पर H ही होता है। अर्थात इसके अंदर जो एल्किल ग्रुप की अपन बात कर रहे थे वो यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पर जो R होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसीलिए ग्लाइसिन जो होता है वो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड होता है। ये आपके बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है जहां पर अपन ने बात की थी। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की जो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, आपका लास्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। यहां पर देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे नारकोटिक एनाल्जेसिक इज, दोस्तों अपन बात कर रहे थे पेन किलर तो है, नारकोटिक आप उसको नाम दे रहे थे कि जिनको आप बार बार आप यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है आपका। तो दोस्तों यहां पर ये आपको लिखा हुआ था, कोडिन लिखा हुआ था, मॉर्फिन लिखा हुआ था, हीरोइन लिखा हुआ था। दोस्तों ये सब जो जितनी भी आपकी ड्रग्स थी वो कैसी थी, आपकी नारकोटिक ड्रग्स थी। अर्थात जिनको आप बार बार यूज करने से क्या हो जाता है, बार बार यूज करने से एडिक्शन हो जाता है। तो ये भी आपका सीधा क्वेश्चन था आपका। कोडिन जो होती है, पैरासीटामोल आपको पता ही है नॉर्मली है, एस्पिरिन और इमेडिटाइन, ठीक है। तो दोस्तों कोडिन जो है एक प्रकार की कैसी ड्रग्स होती है, नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, कोडिन जाएगा। दोस्तों इस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो मोस्टली क्वेश्चन जो हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे हो, पर सारे क्वेश्चन जो है आपकी नोट्स कॉपी से है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है
आपके जो टेस्ट पेपर्स थे उनके अंदर भी ये क्वेश्चंस की बात अपन ने की थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का अच्छे से पेपर ये गया हुआ होगा। और नेक्स्ट अपन फिर बात करेंगे जैसे ही आपका अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वो रहेगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहां से जनरेट हुए हैं जो इस बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। दोस्तों कुछ दिन बाद जो है आपका कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो भी यहां पर अपन अपलोड कर देंगे कि क्या इस एग्जाम की कट ऑफ रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है, यह सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।